नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज तमाम राजनीतिक मेहमान आमने सामने होंगे और चर्चा इस विषय पर कि अग्निवीर स्कीम कितना सही कितना गलत। एक बार फिर से चर्चा इस पर जरूर शुरू हुई है और वो इसलिए क्योंकि बीते दिन सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि अब सीआईएसएफ की नौकरियों में 10% आरक्षित सीटें होंगी अग्निवीरों के लिए। अग्निवीर स्कीम में जो लोग गुजरेंगे उनको कई जगहों पर फिजिकल छूट भी देने की बात की जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या एक तरफ सरकार ये मान रही है कि अग्निवीर स्कीम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ सरकार ये भी दिखा रही है कि अग्निवीर स्कीम को वो हर हाल में जारी रखेगी। विपक्ष लगातार हमलावर है। आज इन तमाम मुद्दों पर कई राजनीतिक मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। यूज एंड थ्रो मजदूर, और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। आपको याद होगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर को यूज एंड थ्रो मजदूर बताया था। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर बाहर निकालने का। राहुल के आरोपों को प्रधानमंत्री मोदी ने झूठा बताया था। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया। अग्निपथ योजना और अग्निवीरों पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और सरकार को घेरता रहा है, लेकिन अब सरकार ने अग्निवीरों को खुशखबरी दी। पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही पहले बैच को उम्र सीमा में 5 साल की छूट भी मिलेगी। साथ ही कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ, तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकेंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर्स के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी, उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा, बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। सेना में 4 साल की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को 3 सेनाओं में भर्ती किया जाता है। 4 साल सेवा देने के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में बरकरार रखा जाता है, जबकि बाकी के 75% को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता रहा है। युवाओं का ही हक मार रहे हैं ना, आर्मी से, और आर्मी में वो रहने देते अग्निवीरों को, तो बाकी बेरोजगारों के सीआरपीएफ में मौका मिल जाता जाने का। तो कुल मिलाकर के रोजगार खत्म करना है इनको। सरकार ने बार बार कहा कि तमाम तरह के सुधार होंगे। ये योजना जो है वो बेहतरी के लिए है, नौजवानों के लिए है, देश की सुरक्षा में उनकी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए है, और जो भी उसमें और उसको बेहतर करने की जरूरत होगी, सरकार बहुत ओपन रही है। कभी उसने जो है वो क्लोज माइंड से ये बात नहीं किया किसी भी योजना पे। अग्निवीरों को खास तोहफे की खबर के बीच बेरोजगारी की गुजरात से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। भरूच में बेरोजगारों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि रेलिंग टूट गई। भरूच के जगड़िया जीआईडीसी में
थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी अपना नया प्लांट शुरू करने जा रही है, जिसमें अलग अलग 5 पदों के लिए लॉर्ड्स प्लाजा होटल में वॉक इन इंटरव्यू रखा गया था। बताया जाता है कि करीब 5 से 25 पद के लिए इंटरव्यू देने 1000 से 1500 युवा पहुंच गए। अब विपक्ष को हमले का मौका मिल गया। आपने देखा होगा कैसी भगदड़ मची है, कैसी भगदड़ मची है, युवा बेरोजगार होंगे, लाखों हजारों लोग वहां जमा हो गए। ये मोदी जी का मॉडल है, मोदी जी की गारंटी है। पढ़ो लिखो और बेरोजगार रहो और कतार में, लाखों की कतार में खड़े रहो। गुजरात में ही ये गुजरात मॉडल है। युवाओं को रोजगार चाहिए, वो नौकरी हो या फिर कुछ और। करीब 22 साल से फौज की सेवा करके रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए भी कोई दूसरी नौकरी या रोजगार बेहद जरूरी है। ऐसे में अर्धसैनिक बलों में 10% का आरक्षण बड़ी राहत देने वाला है। आज तक ब्यूरो। आइए पहला प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया जी के पास लिए चलते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सत्य प्रकाश मिश्र जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे और हमेशा की तरह मेरे स्टूडियो से निकलते ही वो स्टूडियो में पहुंच गए हैं आज, और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जो कि फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री के वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है जनरल आपका भी। लेकिन गौरव जी मेरा पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि देखिए विपक्ष अग्निवीर को लेकर इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा था। वो कहा कि ये नौजवानों के साथ नाइंसाफी है, लेकिन सरकार ने जो अब ये 10% मतलब जो सीआईएसएफ में जगह है वो आरक्षित अगर किया है अग्निवीरों के लिए, तो क्या ये एक इंडिकेशन है कि आपने उस क्रिटिसिज्म को समझा है और आपको ये लग रहा है कि इससे और बेहतरी होगी, इससे युवाओं को फायदा होगा, इस वजह से किया है? और क्या ये एक और बड़ा संकेत है कि अग्निवीर कायम रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी तो कहते हैं कि वो अगर आए तो अग्निवीर तुरंत खत्म करेंगे इसकी। अंजना जी देखिए, राहुल गांधी क्या खत्म करेंगे किसी को? राहुल गांधी को तो जनता ने खत्म किया हुआ है राजनीतिक तौर पे। लेकिन आज सकारात्मक चर्चा मैं करना चाहता हूं। बहुत ही अहम मुद्दा आपने उठाया है चर्चा के लिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारी जो सेना है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है और उसका लोहा हर कोई मानता है। लेकिन आपको क्या मालूम है, एक मांग दशकों से चली आ रही थी कि हमारी सेना वीर तो है ही, लेकिन इसको युवा और बैटल रेडी भी होना है। उसके लिए क्या आवश्यकता थी? उसके लिए आवश्यकता थी कि योजना में कुछ परिवर्तन हो। और अग्निवीर योजना से लाभ क्या है, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा। जो देश का युवा है वो सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग लेगा हमारी जो सेना के अधिकारी हैं उनसे, और वो देश की सेवा कर पाएगा। उसके बाद हमारी सेना और युवा हो जाएगी और बैटल रेडी हो जाएगी। तीसरी बड़ी बात है, 25% जो अग्निवीर 4 साल की सेवा पूरी कर लेंगे उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो हमारी भारतीय सेना है उनका रेगुलराइजेशन होगा। अब इस 25% की जो स्थान है इसके लिए कंपेटिटिवनेस बढ़ गई है। जो सबसे बेहतरीन है अग्निवीर में भी, वो आगे चल के भारत की सेवा करते रहेंगे। और मैं ये कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, भारत सरकार ने वो कर दिखाया है। कांग्रेस के समय में आपको मालूम है, ये 1980 के दशक की बात है, 85 की बात है बल्कि, जब ये बात कही गई और संसद के पटल पर जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने कही कांग्रेस के कि हाँ हमें विचार करना होगा और सेना की उम्र कम करनी होगी। वो नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जब रक्षा सौदे होते हैं उसमें कमीशन खोरी करना, देश हित से कोई मतलब नहीं है, करके दिखाया हमने। और बड़ी बात जो है वो हमें समझनी होगी, 25% का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सेना में। दूसरा, केवल सीआईएसएफ में नहीं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, 4 साल की जो सर्विस पूरी कर लेंगे अग्निवीर, तो उनके लिए आरक्षण भी हमने इसमें किया है। तीसरा, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो सुरक्षा कर्मी मांगते हैं, वहां सिक्योरिटी के जो ट्रेंड लोग हैं उनकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो जो अग्निवीर 4 साल की एक ट्रेंड
जो उनकी पूरा शिक्षण है, उसके बाद वो प्राइवेट कंपनीज जो है उनमें भी जा सकते हैं। ठीक है अतुल साहब, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की क्या है अगर सीआईएसएफ में 10% सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई हैं अग्निवीरों के लिए, तो एक उनके लिए उम्मीद बनी है कि वहां पर सीआईएसएफ में उनके लिए जगह बनाई जा रही है। और फिर वही मुद्दा जिस पर उन्होंने भी उठाया कि एक अग्निवीर की शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद आर्मी ने ट्वीट करके कहा कि हमने 1,65,00,000 रुपए दिए थे, जिसमें उन्होंने बाकायदा जो पूरा उसका ब्रेकअप है वो भी दिया था। देखिए, अमृतपाल नाम के पहले शहीद जो हुए हैं अग्निवीर के, उनको अभी तक कुछ मिला नहीं। यही केस सुखविंदर जी की है। और ये एक व्यक्ति को पकड़कर जो ये बात कर रहे हैं, ये अपनी असफलता और जो लोगों में गुस्सा है, जिस तरह से खिलवाड़ किया गया देश की सेना के साथ, उसको कहीं तो भी छुपाने के लिए एक छोटा सा कदम जो इन्होंने उठाया है। सबसे पहले सवाल तो ये उठा है कि उन 1.5 लाख नौजवानों ने इनका क्या बिगाड़ा था, जहां पर उनका सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने वो सिलेक्शन रोक दिया। आप, मैं या गौरव भाटिया जी या मोदी जी ये ज्यादा एक्सपर्ट है या नरावने, जनरल नरावने जो है, जो रिटायर हो गए, वो एक्सपर्ट है। उन्होंने इसमें कहा था कि ये स्कीम पीएमओ ने हमारे ऊपर लादी हुई है, ये मिलिट्री का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं था। रही बात, ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कमीशन खोरी, आपने तो बहुत आरोप किए। 2012 के बाद 2011-12 से लेकर आपने लगातार आरोप पे आरोप किए। अब सोए थे क्या 10 साल? सारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां सोई है क्या? एक के बाद एक सबको क्लीन चिट मिलते जा रहा है कोर्ट से। कोर्ट कह रहा है कि इन्होंने सबूत का इतना चिट्टा नहीं लाया। और आज भी देश के प्रधानमंत्री से लेकर गौरव भाटिया तक सब लोग झूठ बोलते हैं, सब लोग करप्शन को लेकर झूठ बोलते हैं, और खुद पर अगर आरोप हो तो जांच से भागते हैं, जेपीसी लगाने की हिम्मत नहीं होती है। तो हर बार ये झूठी बात होती है। हमारा सीधा कहना है कि सेना का मनोबल कैसे गिरता है। 2 व्यक्ति शहीद होते हैं तो क्या मैसेज जाता होगा? एक को अलग से ट्रीट करते हो आप, दूसरे को अलग से ट्रीट करते हो। 2 व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं, एक को अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, दूसरे को अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। एक को शहीद होने के बाद अलग बेनिफिट मिलते हैं, दूसरे को शहीद होने के बाद अलग बेनिफिट मिलते हैं। जो रेगुलर सैनिक है, जो एक दिन भी वहां पर शहीद हो जाए, पहले दिन ही लगते बराबर, तो उसको 15 साल तक सैलरी मिलती है, 4 साल तक मिलती है, उसको उसके फैमिली को बाद में पेंशन मिलती है। तो समाज में हम क्या मैसेज दे रहे हैं? सेना कोई प्रॉफिट और लॉस की बात है क्या? पहाड़ियों में आज जनरल बख्शी, बड़ी इनकी तारीफ करते थे, आज जनरल बख्शी जी का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि रिक्रूटमेंट इतनी कम हो गई है कि 3 लाख से हमारी सेना का संख्या जो है कम हो गई है। और मैन पावर इसलिए लगता है क्योंकि हम पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। तो पहाड़ियों को जो बैटल होती है, माउंटेन बैटल में मैन पावर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो तकलीफ ये है, चाहे नीट के बच्चे हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, ये लोग चर्चा कर कोई अच्छा सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, मैं जवाब आपसे लूंगी। झूठ नहीं एक बोला बार मैं जाना जवाब चाहिए, लूंगी, मुझे क्योंकि आप उजागर कहते हैं कि राहुल गांधी ने झूठ बोला पार्लियामेंट में, वो कहते हैं बीजेपी झूठ कह रही है। लेकिन मैं एक बार जनरल कुलकर्णी में, आप ही लोगों को बोलना है सर, आप ही लोग बोलेंगे, मैं तो सिर्फ सवाल पूछती हूँ। रुक जाइए सर, रुक जाइए। मुझे एक बार जनरल कुलकर्णी से एक रिएक्शन इस पर लेने दीजिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां, जनरल कुलकर्णी बार बार आर्मी को कोट कर रही है, और आर्मी के मतलब जनरल का, अब जनरल्स भी कौन इस तरफ से बोल रहा है, कौन कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है, कौन बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, उनमें भी एक डिवीजन हो गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या विपक्ष के आरोप में दम है? राहुल गांधी ने कहा कि ये अग्निवीर स्कीम आर्मी ने नहीं बनाई है, ये प्रधानमंत्री की स्कीम है, पीएमओ में बनी हुई स्कीम है। आपकी नजर में ये क्या है? और अगर सीआईएसएफ में 10% सीट्स आरक्षित की जा रही है उनके लिए, ये कैसा इंडिकेटर है? 2 प्रश्न है। अंजना जी धन्यवाद। बिल्कुल एपॉलिटिकल, इसमें कोई शक नहीं। मैं शुरुआत करूंगा कि अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है, अग्निवीर का पुनर्वास, और उस लक्ष्य को देखते हुए हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अब सीआईएसएफ में और बीएसएफ में 10% का आरक्षण हुआ है, उसका नोटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। उतना ही नहीं, बाकियों में भी। और ये जो स्कीम आई है, इसको ट्वीट किया जाएगा धीरे धीरे, जैसे फीडबैक्स आते रहेंगे।
और 25% का आज कंफर्म्ड है, वो हो सकता है 50% हो जाए, तो ऑब्वियसली बाकी जो 40,000 में से बाहर 20 थे वो कम हो जाएंगे, उनका एब्जॉर्प्शन या फिर प्राइवेट सेक्टर में होगा या सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या जो भी अलग अलग सरकारी महकमे हैं उनमें होगा। तो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ दीज अग्निवीर कंसर्न। जहां तक कि स्कीम का सवाल है, ये जो नॉर्मल है, हर कोई चाहता है कि a change is resisted, but a change is a must. Change is the only thing which is constant और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये कमिटी का अपने अग्निपथ स्कीम की नहीं है, ये शुरू से इवन आफ्टर द कारगिल कमिटी रिकमेंडेशंस आए हैं कि जो एवरेज एज है वो अगर 32 साल है उसको 26 साल करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में, चीन में जो हमारे दो मुख्य पड़ोसी और दुश्मन हैं उनका भी एवरेज एज 25 है, तो कम करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि एलओसी और एलएसी के ऊपर जो जवान हैं उनका अगर एवरेज एज कम होगा, तो हम लोगों ने देखा कारगिल युद्ध, उससे पहले भी ऐसे नहीं जनरल हरबख्श थे जिन्होंने उनसे 1947, 1965, 1971 की लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी कहा कि एज जो है वो कम होना बहुत जरूरी है। जहां तक अग्निवीर का सवाल है, और हम लोग ये कहते हैं अग्निवीर इज स्कीम 4 साल के लिए, जो जब वो जवान बनता है, सिपाही बनता है, उसके बाद वो नॉर्मल है, इसमें कोई नहीं, इट्स जस्ट सिलेक्टिंग द बेस्ट एंड गिविंग इट टू द कमांडिंग ऑफिसर, कि कमांडिंग ऑफिसर को सबसे बढ़िया जवान मिलेगा। अगर 25 है तो 4 में से 1, अगर वो 50 हो जाता है तो 4 में से 2। कौन कहेगा ये स्कीम में कोई खराबी है? कोई स्कीम में खराबी नहीं है। जनरल कुलकर्णी, आपका ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल है? अग्निवीर स्कीम को आपका बतौर एक्स आर्मी मैन ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल है? मेरी तरफ से दिस स्कीम इज एन एक्सीलेंट स्कीम फॉर गिविंग द बेस्ट प्रोफेशनल बॉयज टू द आर्मी, इस पे कोई शक नहीं। विथ इट माय ओनली एडिशन इज कि हम जैसे कह रहे हैं इनका पुनर्वास का हिसाब है, द होल थिंग। अभी आप देखेंगे कि पूरा सब कुछ होकर के कॉम्पनसेशन का है, यानी कि सब कुछ पैसे के आसपास निपट रहा है। अगर पैसे के मामले में देखा जाए, चाहे वो अमृतपाल है, कोई भी वीर सैनिक हुआ है, उसको क्या मिला है? ही हैज गॉट 50 लाख उसको आईसीआईसीआई ने दिए एज पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस विच इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। उसको 48 लाख जो वो खुद, इट इज नॉन कॉम्पनसेटरी इंश्योरेंस, उसको उसके बाद 44 लाख विच इज एन एक्स ग्रेशिया, 8 लाख विच इज अ पार्ट ऑफ द बैटल कैजुअलिटी, और उसके अलावा बाकी जो है। तो ये जो पैसा आ रहा है, कईयों को मैंने सुना कहते हुए साहब ये इंश्योरेंस का पैसा है, ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, सरकार ने नहीं दिया। मैं कह सकता हूं कोई रास्ते में कोई मरेगा तो कोई उसको इतने पैसे देगा क्या? इसका नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी में अग्निवीर इसको पैसे नहीं देता है, सरकार पैसा देती है इसको इतना करोड़ का इंश्योरेंस करने के लिए। जहां तक सिपाही का सवाल है, जब वो सिपाही बनता है वो अपने आप को इंश्योर करता है, वो 5,000 रुपया महीना अपने इंश्योरेंस के लिए देता है, जो उसका 50 लाख का इंश्योरेंस होता है। यानी कि सिपाही का इंश्योरेंस सरकार नहीं कर रही, सिपाही का इंश्योरेंस वो खुद कर रहा है। तो आप समझ फर्क देख रही है, वन इज अ नॉन कॉम्पनसेटरी एंड वन इज अ। बिल्कुल जनरल कुलकर्णी, आपने सही कहा कि जो सैनिक है वो उस अपनी तनख्वाह से 5,000 रुपए देता है अपने इंश्योरेंस में, लेकिन अग्निवीर के लिए तो पूरी की पूरी रकम सरकार की तरफ से दी जाती है, जो भी इंश्योरेंस की रकम उन्हें मिली है। अब गौरव भाटिया जी, आप अपनी बात कर लीजिए, फिर अतुल जी से भी मैं एक रिएक्शन लूंगी, उसके बाद से मैं आशुतोष जी और सत्यप्रकाश मिश्रा जी के पास जाऊंगी। कई लोग ये मानते हैं गौरव जी, जैसे सत्यप्रकाश मिश्रा जी की पार्टी के केसी त्यागी ने कहा था चुनाव के बाद कि कई जगहों पर अग्निवीर स्कीम को लेकर गुस्सा था। क्या उसी की वजह से आप लोग ये बदलाव कर रहे हैं, ताकि अगर वाकई युवाओं में रोष है कि 4 साल के बाद क्या, तो उसको एक उम्मीद दिखेगी इस तरह अगर सीआईएसएफ या अन्य जगहों पर सीटें आरक्षित होंगी उनके लिए, या फिजिकल में उनको छूट मिलेगी? तो गौरव जी। देखिए अंजना जी, मैं समझता हूं फिर से विपक्ष जो है वो झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं अपने अनुभव से, और उस कार्यक्रम को भी आप ही होस्ट कर रही थी। जब अग्निवीर स्कीम को लागू किया गया तो उसके बाद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने ये आश्वासन दिया था युवाओं को कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी उनमें हम लोग आरक्षण करेंगे और कुछ छूट देंगे, और वो ही क्रियान्वित की जा रही है। तो इसलिए इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, राहुल गांधी का झूठ और उनके प्रवक्ता का झूठ सारे दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। राहुल गांधी ने संसद के पटल पे कहा था कि लैंड माइन में
एक अग्निवीर मारा गया और उसको, उसके परिवार को कोई मदद सरकार ने नहीं दी। मैं आपको मेरे हाथ में जनता का विश्वास जागे आर्मी का एक ट्वीट दिखाता हूं जिसमें यह स्पष्ट लिखा है, अग्निवीर अजय कुमार, इनको 1,65,00,000 रुपया दिया है। तो मतलब राहुल गांधी झूठे हो गए, जैसा राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था। दूसरा, प्रवक्ता ने अमृतपाल सिंह का नाम लिया। आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं की हालत क्या है। अंजना जी बिना तैयारी के आते हैं और केवल भ्रम फैलाते हैं। भारत की सेना पे राहुल गांधी को विश्वास ना हो, प्रवक्ता कांग्रेस को तो विश्वास होगा। ये दूसरा ट्वीट है मेरे हाथ में। इसमें क्या लिखा है, थोड़ा लंबा है, सारांश दे देता हूं। इसमें लिखा है कि अमृतपाल सिंह, जिसका हम सम्मान करते हैं, उनको सारे स्टेट ऑनर के साथ जो उनका पार्थिव शरीर है परिवार तक ले जाया गया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया है, आत्महत्या करी है, और आत्महत्या जब कोई अग्निवीर या सैनिक करता है तो उसके अपने कानून और नियम है, उसी के तहत उस परिवार की मदद की जाएगी। अब अमृतपाल का उदाहरण आपके चैनल पे देके कांग्रेस के प्रवक्ता क्या झूठी राजनीति नहीं फैला रहे जो राहुल गांधी के इशारे पे किया जा रहा है। तीसरी बात जनरल नरवणे की करी गई। जनरल नरवणे जी ने अपने एक पॉडकास्ट में बिल्कुल स्पष्ट एक बात कही। उन्होंने कहा अग्निवीर की ये जो स्कीम लाई गई है ये पॉलिसी डिसीजन है, और सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो पॉलिसी डिसीजन उसका अधिकार है, वो बदल भी सकती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि देखिए, जब अग्निवीर पे मंथन हो रहा था तो सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और जनरल आर्मी के, एडमिरल नेवी के, और एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स के, ये सब लोग अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। बंद कमरे में क्या असहमति होती है मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है जो जनरल नरवणे ने बाद में कहा, उनका भी मानना है कि अग्निवीर जो ये हमारी योजना है ये देश हित में है, और जब एक निर्णय हो जाता है तो हर पार्टिसिपेंट जो उस मीटिंग में होता है उसको उसका पालन करना होता है। अब शहीद का दर्जा की बात करी गई, इस पे भी मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, शहीद का दर्जा जो ये कहते हैं, जो अग्निवीर हो या सैनिक हो, उसने शहादत दी है तो वो शहीद है देश के लिए, और ओछी हल्की टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी बैठे हैं, मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बता दिया कि अग्निवीर देश हित में है या नहीं है। एक एक्सपर्ट के ऊपर अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बोलता है तो वो सूर्य को प्रकाश दिखाने वाली बात है कि दिए से प्रकाश दिखा रहा है। और अंत करूंगा केवल एक बात कह के, पेंशन की बात उठाई है तो यहां पे कुलकर्णी जी अगर गलत हो तो करेक्ट कर दें। सबसे पहले जब 4 साल की सेवा पूरी हो जाएगी तो 11,71,000 रुपया अग्निवीर को दिया जाएगा। दूसरी बात, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है अंजना जी, 14 साल तक जो है आप सर्विस करते हैं, और उसके बाद जब आपका सेवा की अवधि समाप्त होती है तो कोई पेंशन नहीं दी जाती है। अब आप मुझे बताइए, एक युवा सेना की मांग उठी 85 में, आप कर नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित कर रहे हैं और आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, जनरल कुलकर्णी ने भी यही बात लगभग कही है। अब अतुल जी आप एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आशुतोष जी और सत्य जी के पास जाऊंगी। देखिए, बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है अग्निवीर के इशू पर। ये जो आप लोग कहते हैं कि देखिए आपने सेना को रेगुलर में और अग्निवीर में बांट दिया, आपने ये कर दिया, वो ये भ्रम फैला रहे हैं। आर्मी ने खुद ट्वीट किया था ना सर, आर्मी ने खुद जानकारी दी थी कि हमने इतने पैसे दिए हैं, 1,65,00,000। या तो आर्मी झूठ बोल रही है या फिर विपक्ष कांग्रेस। देखिए सत्य जो है ना, सत्य सत्य होता है। सत्य के लिए किसी सूरज को दिया दिखलाने की जरूरत नहीं होती है, सत्य सबसे बड़ा होता है। और आज ये सब सुनकर, शायद कुलकर्णी जी का भी सुनकर और गौरव भाटिया जी का भी सुनकर, वो शहीद मां खून के आंसू रो रही होगी जिसने हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री को विनती की थी कि आप अग्निवीर योजना पीछे ले लीजिए। उसकी भावनाओं का भी सम्मान आज के डिबेट में नहीं हो रहा है और सत्य से छुपा जा रहा है और अपनी झूठ बात को जो है वो सच कहलाने की कोशिश की जा रही।
उरी में सुखजिंदर सिंह जो है उनकी डेथ हुई थी, उरी में, वो शहीद है। उनको ना एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिला, ना इंश्योरेंस मिला, ना बैटल कैजुअलिटी फंड मिला, कुछ भी नहीं मिला है। और अगर ये सब झूठ है, कांग्रेस अगर ये सब झूठ कहती है, तो इन सारे शहीदों के परिवार को लाकर बिठाओ। एक चैनल ने अपना भेजा था वहां पर रिपोर्टर, उसको किस तरह से बेइज्जत कर गांव के और परिवार के लोगों ने भगाया, ये भी देश ने देखा है। हम देश की चर्चा कर रहे हैं, ये कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं है। अगर 85 में इसकी बात हुई थी और 85 में भी अगर ये देश के हित में नहीं था, तो कांग्रेस ने ये निर्णय देश के हित में नहीं था इसलिए नहीं लिया। कांग्रेस देश की बात करती है। आप जनरल नरवणे की बात झूठ कराने की कोशिश करते हैं, किताब खोलकर देख लो, उन्होंने किताब में लिखा है कि कोई चर्चा नहीं हुई थी, ये स्कीम देश की है, देश का पॉलिसी डिसीजन है। और देश के जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, मिलिट्री के हो, एडमिरल हो, चाहे एयर चीफ मार्शल हो या चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस हो, उनके साथ चर्चा नहीं हुई, उन्होंने लिखा है, फिर भी यहां पर झूठ बोला जा रहा है। राहुल जी ने इसी बात का हवाला संसद में दिया था। आप चर्चा नहीं करते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से खड़े होकर, आप झूठ कैसे हो, आप यानी अभी शब्द नहीं कह सकते देश के प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन इस तरह से जवाब देते, ऐसा जवाब नहीं देते ये कि नहीं, नरवणे जी से हमारी चर्चा हुई थी, हमारी सारे बड़े मिलिट्री के आला अधिकारियों से चर्चा हुई थी। ये क्यों देश के प्रधानमंत्री संसद में नहीं कहते हैं? मजाक उड़ाते देश के प्रधानमंत्री इतनी गंभीर चर्चा पर। ये तो देश के सुरक्षा की बात है, देश के मिलिट्री की बात है। 3-3 लाख अगर हमारे सैन्य कम हो जाए और फिर उस पर चर्चा न हो, अगर कुछ सही है तो उस पर एलओपी चर्चा ना करे लीडर ऑफ अपोजिशन, और सिर्फ आपके तरफ से एक मजाक उड़ाने का, हंसी का बनाना, मजाक उड़ाना, ये जुमलेबाजी करना, ये सारी चीजें जो होती होगी संसद में, तो ये गंभीर और चिंता का विषय है। जनता के सामने सब है। तो मेरा आपसे ये दावा है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें नहीं मिला है, वो शहीद है, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्हें बुलाइए अपने स्टूडियो में, कराइए चर्चा, लाइए जनता के सामने सच, अगर आप लाना चाहते हो तो। ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं हो सकती, ये देश की बात है। हम देश की बात कर रहे हैं। पहले भी कोशिश की है, नहीं बिल्कुल, हमने इससे पहले भी जो शहीद हुए हैं उनके घरों पर भेजा है अपने सहयोगियों को। उनमें से कई परिवार वाले कैमरे पर बात करना चाहते हैं, कई नहीं करना चाहते हैं। जिस शहीद की बात की थी राहुल गांधी ने, उनके परिवार तक हमारा कैमरा जरूर गया था और उन्होंने पेमेंट मिलने की बात कैमरे पर कही है, तो वो भी सच है। और वो भी बोल रहे हैं, उनके पिता भी बोल रहे हैं मतलब, और उनकी बहन भी बोल रही हैं। दोनों की बाइट ऑन रिकॉर्ड है। अतुल लोंढे पाटिल साहब, बहस को अब आगे ले जाते हैं। डॉक्टर आशुतोष शर्मा, आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और अब थोड़ा दायरा इस बहस का बढ़ाते हैं, क्योंकि विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा भी जोर से उठाया था और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि कैसे एक जगह पर एक नौकरी निकली और बहुत भारी तादाद में वीडियो डाल, जो एक चैनल का है उस पर लिखा है उन्होंने, बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई नौकरी के लिए। नौकरियां और साथ ही अग्निवीर स्कीम, एक बदलाव तो अग्निवीर स्कीम में सरकार ने कर दी है। आपका क्या रोड मैप है सर? कैसे नौकरी सुनिश्चित करेंगे? कैसे बेरोजगारी की समस्या 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में समाजवादी पार्टी खत्म करेगी? आपका रोड मैप क्या है? देखिए अंजना जी, दो चीजें आपने सवाल पूछी, एक बेरोजगारी पर और एक अग्निवीर पे। पहले हम अग्निवीर बेरोजगारी की बात कर लें। और मुझे याद आता है कि 2024 के इलेक्शन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग 40 के अराउंड इंटरव्यूज दिए थे। और मुझे याद है इंडिया टुडे के इंटरव्यू में, शायद आप भी थी उसमें, उन्होंने साफ कहा कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने लाखों की तादाद में नौकरियों के सर्टिफिकेट बांटे। अगर नौकरी देना सरकार काम नहीं है तो सर्टिफिकेट बांट के चुनाव के पहले वो क्या बताना चाह रहे हैं? अगर नौकरी देना सरकार का काम नहीं है तो अग्निवीर के फायदे बताने की जरूरत है उनको। मैं उसी अग्निवीर की बात कर दूं जिसको जब ये लाए थे तो पूरे देश में घूम घूम के इन्होंने बताया कि अग्निवीर के फायदे क्या हैं। लेकिन 200 और 250 के ऊपर रैलियों में मुझे एक रैली दिखा दीजिए या एक कोई संवाद दिखा दिए जिसमें इन्होंने अग्निवीर के फायदे बताए। नहीं बताए, क्योंकि उनको पता है कि फायदे नहीं है, ये बूमरैंग हो चुका है। मैं अभी शुरुआत से आपके पूरे डिबेट को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अग्निवीर के बारे में बताया, लेकिन अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना के फायदे नहीं बताए। भाई वो फायदे बताइए जो रेगुलर रिक्रूटमेंट बोर्ड से ज्यादा है।
क्या ऐसे कोई फायदे हैं? उससे बेहतर स्कीम हो तो क्या स्कीम है और क्यों फायदे हैं? और मुझे बड़ा अजीब सा लगा अंजना जी, आपके इतने बड़े शो में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आ रही है कि अग्निवीर से जो रिटायर होंगे उनको सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट में जो नौकरी मिल जाएगी उससे ये कंपेयर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघियों की मानसिकता देखिए, अग्निवीर से देश में लिए गोली खाने के लिए जाए और 4 साल बाद उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी, इस पे ये तमगा देना चाहते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंडियन आर्मी में इस देश के बहुत से नेताओं के बच्चे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति या कोई भी नेता बता दे जिसने अपने बेटे को या अपने पोते को अग्निवीर में आज तक कहीं एडमिशन भी दिलवाया हो। ये बहुत दुख की बात है कि आप अग्निवीर के नाम पे देश को कहां पे खड़े हो जाना। अभी दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। वस्तुतः हम किसी भी जनरल के ऊपर या किसी भी शिक्षा विशेषज्ञ के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं अंजना जी, लेकिन क्योंकि आज बोली गई है जनरल कुलकर्णी ने, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि सर, ऑल इंडिया सर्विसेज के ग्रुप इंश्योरेंस रूल का 1981 का आप रूल पढ़ लीजिएगा, डीओपीटी में स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, और एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस स्कीम में 19 एक्ट 1948 को पढ़ लीजिएगा। इस देश में काम करने वाले राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय की कोई भी एम्प्लॉय, चौकीदार से लेकर क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक सभी लोग इंश्योर्ड हैं, और सब लोगों के साथ में उनकी फैमिली भी इंश्योर्ड रहती है। और फिर रंजना जी, आपने जो बताया कि आपने उनसे बात करी है अग्निवीर के शहीदों से, कैप्टन अंशुमान सिंह या अजय सिंह की फैमिली से बात करी है, पैसा आया है, लेकिन क्या ये पैसा मुआवजा है या इंश्योरेंस का है, इस बात को उल्लेखित करना चाहिए। मुआवजा और इंश्योरेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुआवजा सरकार अपनी जिम्मेदारी लेके देती है, डॉक्टर साहब, और इंश्योरेंस अलग दे दो जरा अंजना जी। डॉक्टर साहब, ये आर्मी ने खुद ट्वीट किया था। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ट्वीट किया है कि इंश्योरेंस का कितना पैसा, और वो इंश्योरेंस भी अग्निवीर की सैलरी से नहीं जाता है, वो आर्मी की तरफ से दिया जाता है। आर्मी तो बताएगी ना सर। अंजना जी, जो इंश्योरेंस स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम से होता है और जनरल जो ऑल इंडिया सर्विस में होता है, वो भी इनकी स्कीम से नहीं कटता है, वो गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट देती है, और उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश को तय करना है कि अपने जवानों को जो मुआवजा दे रहे हैं, उत्तर दे दो, और जो इंश्योरेंस के पैसे दे रहे हैं, इन संघियों से नहीं पूछना है, जिन्होंने इस देश की आजादी में एक खून नहीं बहाया, और आज ये बता रहे हैं हमारा देश सत्यप्रकाश जी, आपका एक कमेंट हो जाए, क्योंकि केसी त्यागी जी पर मैंने एक प्रश्न भी पूछा था उनसे। जेडीयू का स्टैंड ऐसा रहा है कि अग्निवीर की वजह से लोगों में एक गुस्सा था, तो क्या आप लोग भी इस तरह का इनपुट्स दे रहे हैं कि अग्निवीर में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, ताकि अगर युवाओं में गुस्सा है, आक्रोश है इस बात को लेकर, तो सुनिश्चित किया जाए? क्योंकि कोई भी जो युवा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता, नौकरी की तलाश में है, वो 4 साल से तो खुश होने वाला है नहीं ना, 4 साल से उसकी जिंदगी कट जाएगी। ऐसे में क्या आप लोगों की भी तरफ से ये इनपुट है? अंजना जी, जिस समय ये नीति आई अग्निपथ की, उस समय भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी, जो अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये नीति बहुत लोकप्रिय नहीं है, और जिस तरह की घटनाएं इस नीति के आने के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में हुई, तो वो चिंता का विषय था। नीति लागू हुई, अभी हम सरकार में शामिल होने के पहले भी हमारी पार्टी के द्वारा इस बात को कहा गया कि इस नीति की समीक्षा होनी चाहिए। ये समीक्षा एक ब्रॉडर टर्म है। समीक्षा ये नहीं है कि कल कोई नई बात उसमें डाल दी जाए, हो गई समीक्षा। समीक्षा का मतलब है कि क्या ये नीति लोकप्रिय है, युवाओं में लोकप्रिय है, उन अभ्यर्थियों में लोकप्रिय है जो सेना में नौकरी करना चाहते हैं या सेना में अपनी सेवा देना चाहते हैं। कुल मिलाकर विवादास्पद बिंदु इतनी है कि 4 साल है, 25% लोगों को उसमें रखा जाएगा। ये संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे कहा था कि 10% आरक्षण देंगे, तो आज अर्ध सैनिक बलों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। तो इसका मतलब है कि सरकार खुद भी ये मानती है कि नीति में बदलाव धीरे धीरे संभव है और इसको और लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इस देश का यदि कोई बच्चा सेना में अपनी सेवा देना चाहता है तो उसको इतनी सुविधा और इतना रास्ता प्रशस्त होना चाहिए कि उस सेना में सेवा दे सके। 4 साल की जो अवधि है ये बहुत विवादास्पद रही है। उसके बाद है कि 25%, फिर आप बाहर निकले तो कहीं नौकरी करें। और कंपनसेशन की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी चूंकि अब सदन में झूठ बोल गई है तो उसको बार बार ढक रही है।
उनको जो अजय जी थे उनको शहीद का दर्जा मिला, उनको कंपनसेशन दिया गया। जो एक्स ग्रेशिया का एक अमाउंट है उसका कोई प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में वो अमाउंट मिला नहीं है। सेना ने कहा है वो अमाउंट मिलेगा और उनके पिताजी ने भी, शहीद के पिताजी ने भी कहा कि उनको अमाउंट मिलना है। तो इसमें संशय नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए ये कह सकती है कि वो अग्निवीर के पक्षधर नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है जी? एक कॉन्ट्रडिक्शन वो ये है सत्य जी कि देखिए सत्य प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब लोकप्रिय नहीं है, आपके ललन सिंह साहब कह रहे हैं या मुश्किल है। नहीं, हमारी पार्टी ने लेकिन स्पष्ट कहा है। अगर सेना का ये उद्देश्य है कि एवरेज एज हमें कम करना है, अरे सुनिए ना, एवरेज एज कम करना है तो एवरेज एज कम करना है, फिर इसमें लोकप्रिय है या अलोकप्रिय है, ये पैमाना कैसे हो सकता है? ललन सिंह को अपने चश्मे से अग्निवीर स्कीम पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, ये मतलब फिर तो आप सेना के एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। अब आप इसको अगर पॉलिटिक्स और चुनाव और लोकप्रियता के तराजू पे डाल देंगे। नहीं, पिछले जब से सेना का गठन हुआ भारतीय सेना का, तब से लेकर आज तक जो नीति पर चलती रही है, लोकप्रिय कहने का मतलब ये नहीं था कि इस पे ताली बज रही है। लोकप्रिय नीति कहने का मतलब ये है कि क्या ये सेना को वास्तव में मजबूत करती है विश्व पटल पर, क्या ये भारतीय जो छात्र और अभ्यर्थी हैं उनके प्रति एक ऐसी नीति है जो उनको सैनिक बनाने में मजबूत रास्ता प्रदान करती है। यह समझना जरूरी है कि क्या 6 महीने की ट्रेनिंग देकर के क्या वो एक कॉम्बैटिव ऑपरेशन का सबसे तेज तर्रार सैनिक बन सकता है क्या? और वो जब 4 साल बाद रिटायर करेगा तो उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहां इस्तेमाल में लाया जा सकता है? क्योंकि 10% मान लीजिए अर्धसैनिक बल में आरक्षण मिल गया, फिजिकल फिटनेस से उनको छुट्टी मिल गई, उनमें उनका हो जाएगा, लेकिन जो बाकी बचेंगे उनके लिए क्या है? तो ये नीति की समीक्षा जरूरी है। हमारी पार्टी शुरू से ये मानती है और विश्वास करती है कि आज न कल इस नीति की समीक्षा होगी। ठीक है, सिर्फ विपक्षी नहीं गौरव जी, आपके सहयोगी दल ये कह रहे हैं, आपने सुनी उनकी बात, वो कह रहे हैं ललन सिंह से लेकर हमारी पार्टी ये मानती है कि आप इस स्कीम पर पुनर्विचार कीजिए, इसमें बदलाव कीजिए। लेकिन क्या माने कि अब फ्रंट फुट पर इस स्कीम पर बीजेपी रहेगी, बदलाव जरूर करेगी लेकिन स्कीम हर हाल में चलेगी। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस ने भी जो कहा था वो पूरा करके दिखाया। आपको उदाहरण देता हूं, क्या रिफॉर्म्स लाए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन, ये सरकार कांग्रेस की नहीं ला पाई थी, हमने किया। राफेल इनके समय में नहीं आए, हमारे समय में आए। रशिया हमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम देता है, अपाचे चिनूक अमेरिका देता है। वो प्रधानमंत्री हैं जो हर दिवाली सेना वाली होती है। और कोई भी योजना हो, कोई योजना फूल प्रूफ नहीं होती है। सकारात्मक चर्चा की जगह हमेशा होती है, बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद कोई भी योजना है वो इवॉल्व करती है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब सपा के प्रवक्ता झूठ फैलाते हैं तो वो अपने जो नेता है अखिलेश यादव, उन्हीं का पथ जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। मेरे हाथ में अखिलेश यादव का एक ट्वीट है। क्या कहा उन्होंने, मैं एक अंश पढ़ रहा हूं उस ट्वीट का। उन्होंने कहा जो अग्निवीर व्यवस्था है इसमें अगर कोई शहीद हो जाएगा तो नौजवान को सम्मान नहीं मिलेगा, 1 ना मदद मिलेगी, 2 ना शहीद का दर्जा मिलेगा। अब मैं आपको आर्मी का ट्वीट दिखाता हूं कैसे अखिलेश यादव झूठे हैं। ये हमारे अग्निवीर अजय कुमार, इनके ऊपर जो ट्वीट दिया गया है इसमें क्या लिखा, द लास्ट राइट्स वर कैरिड आउट विद फुल मिलिट्री ऑनर्स, मतलब शहादत का दर्जा, दूसरा सम्मान, तीसरा उन्होंने कहा कि कोई मदद नहीं मिलेगी। तो अंत में एक लाइन है, द टोटल अमाउंट विल बी ₹1.65 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो मदद दी गई। तो मतलब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में 3 झूठ बोल दिए। मैं आज एक बड़ी बात आपके इस कार्यक्रम में उठाना चाहता हूं। कोई भी बदलाव आता है, कई बार बदलाव, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये लोकप्रिय नहीं है, मैं तो कहता हूं लोकप्रिय है। युवा आगे बढ़ चढ़ के आ रहा है, भारत की सेवा करना चाहता है। लेकिन कई बार कुछ निर्णय इसलिए भी लिए जाते हैं क्योंकि वो देश हित में होते हैं। अगर आप पॉपुलिस्ट डिसीजन ही लेंगे तो जरूरी नहीं है कि देश हित में होंगे। और हमारा मूल मंत्र है देश मजबूत होना चाहिए, देश के युवा और जनता साथ खड़ी है। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था, मैं उसका उल्लेख कर दूं। उन्होंने कहा
अग्निवीर योजना के तहत बीजेपी के गुंडे तैयार किए जा रहे हैं। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, 4 साल की जो ट्रेनिंग लेगा आर्मी में, अनुशासित नहीं होगा, जो देश के लिए मर मिट सकता है, वो बीजेपी का गुंडा कहलाएगा। ये तो वही बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा। ठीक है अंजना जी, अतुल जी, वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। और अंततः अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, अगर इसको ऐसे ट्वीक किया जा रहा है जिससे मतलब जो युवा हैं उनकी जो बेरोजगारी का इशू राहुल जी ने भी उठाया है, ये तमाम इश्यूज टैकल होते हैं, तो आपको नहीं लगता एक ऐसी स्कीम है जिसमें ठीक है आप विपक्ष हैं, आप अच्छा किया, इस पर क्रिटिसिज्म किया, तभी कई बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इन बदलावों के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि इससे देश का एवरेज एज कम करने में, युवाओं का कि उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिले, एक फायदा भी दिखाई देता है? और सीआईएसएफ में अगर 10% सीटें आरक्षित की जा रही है। अतुल जी, देखिए, सेना में अगर आप विभाजन करोगे और 2 तरह के जवान अगर होंगे, स्टेटस मिलेगा, तो उसका क्या असंतोष है ना, वो जाकर पूछो, चूरू में जाकर पूछो, राजस्थान में, जहां जहां, हमारे महाराष्ट्र में भी जहां जहां लोग तैयारियां करते हैं, ये कहते हैं कि मान सम्मान दिया, मान सम्मान तो देते ही है शहीद को, लेकिन शहीद का दर्जा देना और मान सम्मान देना ये अलग बात है। तो ये भ्रांतियां, भ्रम ये फैलाते हैं। अब मैं बताता हूं आपको रेगुलर सोल्जर को क्या क्या मिलता है। देखिए, रेगुलर सैनिक को 2,43,00,000 से ज्यादा की रकम मिलती है अगर वो शहीद होता है तो। अगर सिपाही के रैंक में 15 साल की सर्विस करता है तो उसको 2,43,00,000 करोड़ मिलते हैं, 2,43,00,000। अगर 17 साल या 24 साल नायक या हवालदार की रैंक पे वो अगर जॉब करता है तो तकरीबन 2,85,00,000 की उसको आसपास मिलता है। हमारे वक्त जो स्कीम बनी है वो स्कीम ऐसी है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, 15 साल 14 साल का होता है, 23 साल का होता है। वहां से निकल कर आने के बाद उसे सरकार के पास जो जमीन है वो जमीन दी जाती थी। अलग अलग सर्विसेज है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें उनके लिए जगह रिजर्व रखी जाती है। उनको उनके उम्र का जो है वो ज्यादा दिया जाता है। किसी को अगर 28 साल है तो मिलिट्री से सर्विस करके आए हुए व्यक्ति को 5 साल ज्यादा ग्रेस जो है वो मिलती है एग्जाम देने के लिए और वहां पर भी जॉब मिलने के लिए। ये बात करते सिक्योरिटी गार्ड बनाने की, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे सैनिक बनाएंगे हम, वैसे सैनिक बनाएंगे। बनाओ ना, कौन है, अच्छी स्कीम लाओ, हम पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन क्या सिक्योरिटी गार्ड बनाओगे आप सेना के जवान को? ये इतना निचला सोच है आपको। और रही बात बेरोजगारी की, आए दिन रोज झूठ बोलते हैं। मनरेगा का कानून है, 51 दिन के ऊपर इन्होंने रोजगार मनरेगा में दिया नहीं है, 51 दिन के ऊपर। अरविंद सुब्रमण्यम कहते, देखिए फर्ज अकाउंट्स, फर्ज नंबर्स कैसे इस देश में चल रहे हैं। एक्सपेंडिचर पे इनका जो ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.6 दिखाता है, लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर 7.6% दिखाता है, और जब इसको एक्सपेंडिचर पे गिना जाए तो 1.4 दिखाता है। ये तो अर्थशास्त्री कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे ये। आप डिफ्लेटर नहीं बताते हो कि आपका डिफ्लेटर क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका निगेटिव जाता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव है। और सबसे अहम बात, महंगाई कम हुई या नहीं हुई है, ये इसका निर्देशक क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या होता है? आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है तो समझ लो कि इन्फ्लेशन नहीं है देश में। अगर इंटरेस्ट रेट हटाती नहीं है, कांस्टेंट रखती है, कहती है कि महंगाई है, अभी हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है, स्पेस नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट कम करें, तो ये विरोधाभास, झूठ, फर्ज नंबर्स, लोगों को गलत नंबर रखना, महाराष्ट्र में भी यही किया है। 12वें नंबर पर है अभी, हम लोग नंबर 1 के थे पर कैपिटा इनकम में। महाराष्ट्र इकोनॉमिक सर्वे में लिखते हैं 6 नंबर पे है। एक दिन फिर हम लोग बैठेंगे, इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे, देश की इकोनॉमी पर भी एक चर्चा कर लेंगे। युवाओं और अग्निवीर पर चूंकि आप बोल रहे थे और उस समय जनरल कुलकर्णी आपने हाथ उठाया था। अरे 20 से 24 साल के, ठीक है, दो लाइन में जवाब दे दीजिए गौरव जी, सिर्फ 2 लाइन में जवाब। ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाला जो बात है वो डॉक्टर वर्मा ने भी की थी और पाटिल साहब, सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना होगा, टाइम खत्म हो रहा है सर। हाँ, देखिए अंजना जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इनकी नफरत, जो लोग मेहनत ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनके प्रति कितनी है। सिक्योरिटी के विषय में मेरे को कह रहा है कि इन्होंने कहा सिक्योरिटी गार्ड। एक बात बताइए, सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है, बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं, और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बनेंगे इससे, क्योंकि आपको मालूम है अंजना जी, इनके लिए सिक्योरिटी गार्ड हो या सिक्योरिटी ऑफिसर हो, उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। केवल जो लोग कमीशन खोरी करते हैं डिफेंस डील में,
उनकी बीच में मत बोलिए। अंजना जी शांत कराइए प्लीज। मैं इनके बीच में कहा बोला था, देखिए प्लीज। अरे मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अग्निवीरों की। मैं कह रहा पूरा हूँ कीजिए गौरव जी, मैंने आपको बोला टाइम अगर कम है, 10th पास टाइम कम है। हाँ, मैं बिल्कुल कम टाइम में बोलूंगा। मेरे बीच में कोई बोल रहा है अंजना जी, आप देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा सिक्योरिटी ऑफिसर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, मान सम्मान से जो काम करता है उसका आदर होना चाहिए। ये इनकी जहरीली सोच दिखाता है। और मैं एक बात और बता दूं, जो 10th पास होगा और अग्निवीर बनेगा उसको 12th पास की डिग्री दी जाएगी, जो 12th पास होगा उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। मतलब उसकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा। आगे चल के वो भारत का भविष्य है। और ये लोग उसके लिए ऐसी आलोचना कर रहे हैं जैसे कि वो कोई गलत काम कर रहा हो। ये बड़ा ही आपत्तिजनक है। ठीक है, ठीक है। जनरल कुलकर्णी, माफी के साथ, क्योंकि आज पॉलिटिकल लोगों ने आपका भी टाइम ले लिया, लेकिन 2-3 लाइन में समराइज कीजिए। मुझे बताया गया कि आप हाथ उठा रहे थे कुछ बोलने के लिए। जनरल कुलकर्णी। अंजना जी, ऐसे है, ये 1976 तक कलर सर्विस थी 7 साल और 8 साल थी रिजर्व सर्विस, और सिर्फ 35% लोगों को ही पेंशन मिलती थी। बल्कि 1976 के बाद 100% पेंशन मिलने लगी, क्योंकि कलर सर्विस हो गई 15 साल। और अभी जो 4 साल की हम बात करें, इट्स अ वॉलंटियर स्कीम। ये सारे के सारे जितने हैं ये वॉलंटियर है, जानते हैं किसके लिए आए हैं, और उसमें उनका नॉर्मल स्मूथ इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी, उनके स्किल्स बढ़ेंगे। जैसे कह रहे हैं कि 10th का 12th होगा, 12th का ग्रेजुएशन नहीं है, उसको सिर्फ 50% क्रेडिट दिया जाएगा ग्रेजुएशन बनने के लिए थ्रू दी ओपन यूनिवर्सिटी। दैट्स अ वेरी गुड स्कीम। तो ये कहना कि इट वाज नॉट, पहले सिर्फ 35% लोगों को पेंशन मिलती थी, वो भी कलर सर्विस 7 साल कलर सर्विस और 8 साल होता था रिजर्व। और जब रिजर्व पे वो जाता था तो वो 2 साल में एक बार ट्रेनिंग करने के लिए आता था, और जब रिजर्व वो पेंशन जाता था तो उसको 2/3 मिलती थी नॉर्मल पेंशन की। तो ये जो स्कीम्स है कहीं ना हर एक देश में है, यूके में है, यूएसए में है, चाइना में है, इसराइल में है, फ्रांस में है, जर्मनी में, ऐसे नहीं है। जो हम ये देखें दूसरे देशों का छोड़ दे, अब अपने देश में अगर हम प्रोफेशनल आर्मी बना रहे हैं और आगे आने वाले युद्ध में हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, जिसमें दोनों अपने को संख्या भी चाहिए जो होगी तकरीबन से 10 लाख, सो नॉर्मल जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आर्म फोर्सेस है वो भी होगा। तो ये कहना कि हर बार स्कीम इज अ वंडरफुल स्कीम, इंप्लीमेंटेशन हमने करना है और इंप्लीमेंटेशन होगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा, अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है अग्निवीरों का पुनर्वास। अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके पहला 3rd बैच ही आया है, इसी के साथ अंत करते हैं, इसमें भी कोई आपकी इसी लाइन के साथ अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। अग्निवीरों पे, नौकरियों के मुद्दे पर आज हमने चर्चा की है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।